ऑटिज़म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, यानी कि ये ब्रेन के डेवलपमेंट से संबंधित प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से जो ऑटिस्टिक ब्रेन है वो अलग तरीके से इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग करता है। अब ये ऑटिस्टिक ब्रेन क्या होता है या ये न्यूरोटिपिकल ब्रेन से कैसे अलग है? ऑटिस्टिक ब्रेन होने की वजह से ही इन बच्चों को सोशल इंटरेक्शन में प्रॉब्लम होती है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है, इनका बिहेवियर डिफरेंट होता है या फिर सेंसरी प्रोसेसिंग की प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे क्या की फीचर्स हैं जो ऑटिस्टिक ब्रेन में एक न्यूरोटिपिकल ब्रेन से अलग होते हैं, उसे हम समझते हैं। ऑटिस्टिक ब्रेन यानी कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जिन्हें हैं, उनका कुछ फंक्शनल या स्ट्रक्चरल जो एक यूनिक वे है प्रोसेस करने का वो अलग होता है, जिनको ऑटिज़म होता है। तो कुछ ऐसे फीचर्स हैं जैसे कि इनकी ब्रेन कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग होती है, जहाँ पे आप जानते हैं कि जो ब्रेन है वो एक न्यूरॉन्स का गुच्छा है। बहुत सारे न्यूरल कनेक्शन से हम किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, इंफॉर्मेशन को लेते या देते हैं या समझ पाते हैं। तो जहाँ पे जो न्यूरो कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी वहाँ पे इनका फोकस बहुत हाइपर फोकस होगा। न्यूरल कनेक्टिविटी लो होगी वहाँ पे इनको प्रोसेसिंग की डिफ़िकल्टी होगी। इसी वजह से ये टच, लाइट, साउंड इनको हो सकता है प्रोसेस अच्छी तरीके से कर लें या ओवर प्रोसेसिंग करें, जबकि दूसरी तरफ इनको सोशल इंटरेक्शन करने की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा जो स्ट्रॉन्ग फीचर है ऑटिस्टिक ब्रेन का वो है यूनिक इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग का होना। इसी वजह से इनका पैटर्न रिकग्निशन काफ़ी अच्छा होता है, ये बहुत तेज़ी से पैटर्न को पहचान जाते हैं, इनकी मेमोरी काफ़ी अच्छी होती है, ये काफ़ी हाइपर फोकस होते हैं। इसी गुण की वजह से, इसी क्वालिटी की वजह से मैथ, म्यूज़िक, आर्ट में आप देखेंगे कि ये काफ़ी अच्छा करते हैं, जबकि इनको अगर ओवरऑल पिक्चर देखनी हो या समझनी हो तो उसमें इनको प्रॉब्लम आएगी। तीसरा जो की फीचर है इनका सोशल ब्रेन नेटवर्क है वो डिफरेंट होता है। इसी वजह से कई बार इनका फेस रिकग्निशन की प्रॉब्लम होती है, ये सोशल इंटरेक्शन को समझ नहीं पाते, इमोशंस को प्रोसेस नहीं कर पाते। इसी वजह से ये फेशियल एक्सप्रेशंस को समझने में इनको डिफ़िकल्टी आती है, सोशल नॉर्म्स को समझ नहीं पाते, वॉइस टोन को मॉड्यूलेट नहीं कर पाते या फिर उसको समझ नहीं पाते। इस तरह के जो सोशल क्यूज़ हैं वो इनको समझने में दिक्कत होती है, इसीलिए इनका जो आप फेशियल एक्सप्रेशन भी देखेंगे वो काफ़ी न्यूट्रल होता है। चौथा की फीचर, ऑटिस्टिक जो इंडिविजुअल हैं उनका सेंसरी प्रोसेसिंग भी डिफरेंट होता है, जिस वजह से किसी किसी सेंस को लेके ये बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव होते हैं। जैसे कि न्यूरोटिपिकल अगर वाला बच्चा है ब्रेन वाला, तो उसको डीप प्रेशर से वो अवॉइड करेगा या बहुत हाई म्यूज़िक को या लाउड साउंड को वो इन्जॉय करेगा, जबकि ऑटिस्टिक जो बच्चे हैं वो लाउड नॉइज़ को सह नहीं पाते, उनके लिए पेनफुल होता है, वो उसको अवॉइड करते हैं। इसके अलावा वो डीप प्रेशर को चाहते हैं। तो एक न्यूरोटिपिकल बच्चे से इनका बिहेवियर देखेंगे सेंसरी प्रोसेसिंग में तो वो अलग होगा। पांचवा जो सबसे बड़ा की फीचर है एक ऑटिस्टिक ब्रेन का वो है न्यूरोप्लास्टिसिटी एंड लर्निंग। ब्रेन का एक अपना ही ये विशेष गुण है उसका, जिसको हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, यानी कि जो हमारा दिमाग है वो हमारे डे टू डे लाइफ के लर्निंग से, अनुभवों से सीखता है और इसमें अडाप्टेशन की बहुत अच्छी एबिलिटी होती है। तो अगर हम कोई नई चीज़ सीख रहे हों, हम बहुत जल्दी उस सिचुएशन से अडाप्ट कर ले जाएंगे। कुछ इंटरनल चेंजेस हुए, कुछ एक्सटर्नल चेंजेस हुए, इन सबको जो न्यूरल कनेक्टिविटी बनती है उससे हम न्यूरल पाथवेज बनता है और हम नई इन्फॉर्मेशन में अडाप्ट हो पाते हैं। तो ये न्यूरोप्लास्टिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है ऑटिस्टिक ब्रेन को समझ के उस पर काम करने के लिए, क्योंकि जैसे जैसे हम नए कौशलों को सीखते जाएंगे, न्यू नॉलेज को गेन करते जाएंगे, वैसे वैसे ब्रेन कनेक्टिविटी बनती जाएगी और ये जो नए न्यूरल पाथवेज बनेंगे ये हमें लर्निंग को हमारी स्ट्रांग बनाएंगे और हम नई चीज़ें सीख पाएंगे। तो इसी न्यूरोप्लास्टिसिटी का यूज़ करके हम जो ऑटिज़म है उसको बहुत हद तक मैनेज कर लेते हैं और नई चीज़ें उन्हें सिखा पाते हैं। तो हमें ये समझना होगा कि जो थेरेपीज़ हैं जो हम ऑटिस्टिक बच्चों पे करते हैं, ऑटिस्टिक इंडिविजुअल पे करते हैं, वो कैसे काम करती है। तो इस ब्रेन कनेक्टिविटी को बूस्ट करने का या न्यूरोप्लास्टिसिटी या न्यूरल पाथवेज को बनाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है थेरेपीज़। इसीलिए ऑटिज़म पे थेरेपीज़ बहुत अच्छा वर्क करती हैं, क्योंकि जो न्यूरल कनेक्टिविटी नहीं बनी थी उनको थेरेपीज़ के माध्यम से एक न्यू कनेक्शन इन न्यूरॉन्स के बीच में बनता है और वो नई नई चीज़ें सीख पाते हैं और मेन स्ट्रीम में अडाप्टेशन उनका स्ट्रांग होता है और उसी हिसाब से बिहेवियर करते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इन थेरेपीज़ का यूज़ आप इंटरवेंशन में ज़रूर करें, जिससे कि इनकी ब्रेन प्लास्टिसिटी को बढ़ाया जा सके। ऑटिज़म का कोर फीचर है सोशल स्किल्स का पुअर होना या उसमें डिफ़िकल्टी होना, सोशल इंटरेक्शन ना हो पाना। इसके लिए ज़रूरी है कि इन बच्चों के साथ सोशल स्किल ट्रेनिंग की जाए,
जिससे कि जो सामाजिक व्यवहार है उनको समझने में मदद मिलेगी। ऐसी चीज़ें जैसे कि आपसी बातचीत को ना समझ पाना, क्योंकि जो ऑटिस्टिक ब्रेन है वो एक डायरेक्शन में काम करता है, तो कैसे कैसे हम उसको बढ़ाएं, इसके लिए सोशल स्किल ट्रेनिंग हमें ये सिखाती है स्टोरीज़ के माध्यम से, ग्रुप थेरेपी के माध्यम से, कि जो आपसी व्यवहार है उसको कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। फेशियल एक्सप्रेशन को कैसे पहचानें, अपने पीयर ग्रुप के साथ बातचीत कैसे करें, किसी भी क्वेश्चन का आंसर कैसे दें, तो इस तरह का जो सामाजिककरण है ये सोशल स्किल ट्रेनिंग से सीखी जा सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट थेरेपी है स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी, क्योंकि दूसरा जो कोर फीचर है उसमें लैंग्वेज की डिफ़िकल्टी होना या लैंग्वेज का या स्पीच का ना हो पाना। तो लैंग्वेज थेरेपी के साथ ये सीख सकते हैं बच्चे कि एक दूसरे से बातचीत कैसे करें। कई बार रिसेप्टिव लैंग्वेज होती है लेकिन एक्सप्रेशन की कमी की वजह से या एक्सप्रेसिव लैंग्वेज पूर होने की वजह से डिफ़िकल्टी आती है कॉन्वर्सेशन में। तो स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी अगर रिपीटेड वे में रोज़ होगी तो बच्चों को वहाँ पे जो एक मिसिंग जो एलिमेंट है, जो कनेक्टिविटी है, उसको स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट रोल है सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी का, कि क्यों इन बच्चों में सेंसरी ओवरलोड होता है, रिपीटेटिव बिहेवियर करते हैं। इन सब के लिए ज़रूरी है कि बच्चों को जो सेंसरी ओवरलोड को कैसे मैनेज किया जाए। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो एक साथ आ रही हैं उनको प्रोसेस करने की प्रॉब्लम हो रही है। सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी में इन्हीं का मैनेजमेंट पे हम काम करते हैं और इसकी जो भी समस्या है बच्चे की, इसको ओवरकम कर सकते हैं। चौथी जो थेरेपीज़ हैं वो बिहेवियर थेरेपी की बात करते हैं या अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस की बात करते हैं, क्योंकि बिहेवियर डिपेंड करता है रिस्पॉन्सेस पे। जैसा रिस्पॉन्स मिलेगा हम फ्यूचर में वैसा ही बिहेवियर करते हैं। तो बिहेवियर एनालिसिस करके हम ये देख सकते हैं कि जो बच्चे की प्रॉब्लम बिहेवियर है उसको कैसे उसकी फ्रिक्वेंसी कम की जा सकती है, उसे कैसे घटाया जा सकता है। बिहेवियर थेरेपी हमें ये बताती है। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट थेरेपी जैसे फ्लो टाइम थेरेपी या फ्लोर पे हम जो एक्सरसाइजेस कराते हैं, प्ले बेस्ड थेरेपीज़ हैं, खेल खेल में सिखाना। तो ये जितनी भी थेरेपीज़ की मैंने बात की, ये अगर हम इनको डेली बेसिस पे करें, बच्चों के साथ करें, रिपीटेड वे में करें, तो ये बच्चों की सोशल और जो इमोशनल नीड्स हैं, जो कनेक्टिविटी मिसिंग है, जिस ब्रेन कनेक्टिविटी की मैं बात कर रही हूँ, उन सबको स्ट्रॉन्ग बनाती है। इसीलिए ये थेरेपीज़ डेफिनेटली जो ऑटिज़म का मेन कोर फीचर है जिस पे हमें काम करना है, उस पे जाके ये काम करती है। तो ऑटिज़म ऐसा नहीं कि कोई इस तरह की बीमारी है, इसमें जो भी प्रॉब्लम है वो जो ब्रेन का प्रोसेस करने का तरीका है वो डिफरेंट तरीके का है, ना कि इसमें इस तरह का कोई है कि कोई कमी ऐसी नहीं है। यहाँ पे हमें स्ट्रेंथ पे काम करना है। जो भी अभी मैंने ब्रेन की या ऑटिस्टिक ब्रेन की जो की फीचर्स बताए, अगर आप उनको एक बार समझ जाएंगे तो इनकी जो स्ट्रेंथ है उस पर काम करके, उसको यूज़ करके इन बच्चों के साथ अच्छा काम कर सकते हैं।